नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तुषार कुमार। तो वक्त तो चला है रिपोर्टर्स लाइव का, जो हम बात करेंगे मंडपम में हुए अधिवेशन की, सीएम केजरीवाल के वर्चुअल पेशी की और भी बहुत सी खास खबरें। तो चलिए शुरुआत करते हैं रिपोर्टर्स लाइव की, जहां दिन भर की तमाम बड़ी खबरों की जानकारी जो है वो हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से आप लोगों तक पहुंचाते हैं। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे कि दिल्ली में बीजेपी के 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन में ढोल नगाड़ों की धुन पर अधिवेशन अतिथि शामिल हो रहे हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता सादिक खान। हम मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन में, जहां आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि इसी अधिवेशन में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 2 दिवसीय अधिवेशन का शुभारंभ किया है। लगातार नेताओं का आने जाने का सिलसिला यहाँ जारी है। बड़े बड़े नेता यहाँ पहुँच रहे हैं, लेकिन आप यहाँ देख सकते हैं किस तरह से अतिथियों का यहाँ सम्मान ढोल नगाड़ों की धुन पर यहाँ सम्मान होता हुआ नजर आ रहा है। इतना ही नहीं, आप इधर देख सके नए नए रंग में जितने अतिथि आज अधिवेशन में आ रहे हैं, सबका सम्मान इस तरह से हो रहा है। ढोल की धुन पर, पंजाबी ढोल नगाड़ों की धुन पर यहाँ सम्मान होता हुआ साफ तौर पर यहाँ नजर आ रहा है। जितने अतिथि यहाँ आ रहे हैं उनका सम्मान यहाँ इस अंदाज में किया जा रहा है। साफ तौर पर आप देख सकते हैं भारत की जो संस्कृति है उसके हिसाब से यहाँ अतिथियों का सम्मान किया जा रहा है। लगातार नेताओं के आने जाने का जो सिलसिला यहाँ जारी है पूरी तरह से। 2 दिवसीय चलने वाले इस अधिवेशन में सभी अतिथि लगभग पहुंच चुके हैं। वीडियो जर्नलिस्ट साथियों के साथ सादिक खान, इंडिया वॉइस, दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की वर्चुअल पेशी हुई। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता नितिन चौधरी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज राहुल गांधी कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए हाजिर हुए थे। बता दें कि जिस तरीके से लगातार 5 सम्मन भेजे गए थे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को, लेकिन उसके बाद भी अरविंद केजरीवाल कोर्ट में पेश नहीं हो रहे थे। लेकिन कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि अरविंद केजरीवाल को पेश ही होना पड़ेगा। जिस तरीके से 5 सम्मन और ईडी की तरफ से भेजे गए थे, उनसे पूछताछ शराब घोटाले मामले को लेकर, लेकिन उसके बाद अरविंद केजरीवाल पेश नहीं हुए। लेकिन उनके बाद आज जब वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए वो पेश हुए, तो पेश होने के बाद उन्होंने कहा कि अगली बार 16 मार्च को वो खुद ही आएंगे पेशी के लिए और खुद कोर्ट में अपने आप चल के आएंगे। जिस तरीके से लगातार जो सम्मन भेजा जा रहा था, राजनीतिक केस पे काफ़ी गर्माती हुई नजर आ रही थी आम आदमी पार्टी की तरफ से। लेकिन उसके बाद आज अरविंद केजरीवाल खुद वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए कोर्ट में पेशी कराई गई थी। केजरीवाल को निर्देश दिया जाए कि उन्हें फिजिकली उपस्थित होना होगा। इस पर कोर्ट ने कहा है कि उनके वकील पहले ही कह चुके हैं कि वह पेशी होंगे और जमानत याचिका पर दायर करेंगे। केजरीवाल ने आज अपनी ही वर्चुअल पेशी के दौरान कहा कि मैं फिजिकल आना चाहता था, लेकिन यहाँ अचानक विश्वास प्रस्ताव आ गया है। बजट सत्र चल रहा है, 1 मार्च तक चलेगा। इसके बाद कोई भी तारीख दी जा सकती है, जिस पर कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की पेशी के लिए 16 मार्च की तारीख तय कर दी है। आपको बता दें कि शराब नीति मामले में परिवर्तन निदेशालय द्वारा जारी पिछले 5 सम्मन के दौरान अपनी अनुपस्थित को स्पष्टीकरण देने के लिए केजरीवाल आज अदालत के सामने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए पेश हुए थे। जिस तरीके से बजट सत्र चल रहा है, तो दिल्ली के अंदर खुद अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि 1 मार्च तक ये बजट सत्र चलेगा, लेकिन उसके बाद लगातार मैं खुद अगली जो तारीख दी जाएगी उस तारीख को मैं खुद चल के जो है ईडी के सामने आऊँगा और सारे सवालों का जवाब दूंगा। कैमरामैन सुशील के साथ मैं नितिन चौधरी, इंडिया वॉइस, दिल्ली। दिल्ली में रेलवे ट्रैक पर हुआ एक बड़ा हादसा। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अजीत कुमार। दिल्ली के सराय रोहिला रेलवे स्टेशन से ठीक पहले जखीरा के पास बड़ा रेल हादसा हो गया। हालांकि गनीमत की बात यह रही कि किसी के हताहत होने की खबर सामने नहीं आई। राहत बचाव कार्य फटाफट पहुंची और राहत बचाव कार्य में जुटी। दरअसल शनिवार को दोपहर करीब 12 बजे जखीरा के पास एक चलती मालगाड़ी अचानक पटरी से उतर गई। मिली जानकारी के अनुसार तकरीबन 10 से 11 जो डिब्बे मालगाड़ी के वो अचानक पटरी से नीचे उतर गए, जिसमें बताया जाता कि लोहे की कोई शेड जो रील होती है वो ले जाया जा रहा था। जैसे ही घटना हुई, तुरंत जो सूचना दी गई, जिसके बाद मौके पर रेलवे पुलिस, फायर और तमाम राहत बचाव एजेंसी पहुंची और राहत बचाव कार्य में जुटी। मिली जानकारी के अनुसार जिस तरीके से हादसा हुआ उसमें आशंका जताई जा रही थी कि उसके नीचे कुछ लोग दबे हो सकते हैं। हालांकि अभी तक किसी के हताहत होने की खबर सामने नहीं आई है, लेकिन जिस तरीके से ये एक बड़ी घटना सामने आई, एक बार फिर से रेलवे में बड़ी लापरवाही को जरूर सामने दर्शाती हुई नजर आ रही है। फिलहाल हादसा कैसे हुआ और इसका क्या कारण था, इसकी जांच के लिए टीम जुट गई है और उसके बाद ही साफ हो पाएगा कि आखिरकार
लापरवाही किसकी थी और किन कारणों से और कैसे चलती मालगाड़ी के डिब्बे पटरी से अचानक नीचे उतर गए और इतना बड़ा हादसा हो गया। अजीत कुमार, इंडिया वॉइस, दिल्ली। लखनऊ में सपा के लिए राज्यसभा चुनाव को लेकर मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता आशिफ बैंक। राज्यसभा सांसद को लेकर समाजवादी पार्टी की लगातार मुश्किलें बढ़ती जा रही है। जहां एक तरफ सहयोगी दलों ने लगातार झटका दिया, वहीं दूसरी तरफ स्वामी प्रसाद मौर्य और पल्लवी पटेल ने कहीं न कहीं सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव की मुश्किलें भी बढ़ा दी है। फिलहाल सपा के तीनों प्रत्याशियों को जीत दिलाने का भले ही सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव दम भर रहे हैं, लेकिन सच्चाई कुछ और ही नज़र आ रही है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के 2 विधायक अब भी जेल में बंद हैं, जिन्हें लाने की कवायद भी समाजवादी पार्टी लगातार कर रही है। वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के पास 108 विधायक मौजूद हैं, जिसे कांग्रेस के 2 और अन्य दलों के 1 विधायक की आवश्यकता है। लेकिन जिस तरह से समाजवादी पार्टी के 2 विधायक इरफान सोलंकी और रमाकांत यादव जेल में हैं, इससे कहीं न कहीं सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव काफ़ी चिंतित दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि अगर कानूनी अड़चनें आती है तो रमाकांत यादव और इरफान सोलंकी वोटिंग करने से दूर रहेंगे। फिलहाल जिस तरह से अब समाजवादी पार्टी के सुभाषपा विधायक मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को लेकर काफ़ी उम्मीदें हैं, लेकिन यहाँ भी पेच फंस रहा है कि सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर समाजवादी पार्टी से खासा नाराज नजर आ रहे हैं। ऐसे में यह भी माना जा रहा है कि अब्बास अंसारी सपा को वोटिंग नहीं करेंगे। वहीं दूसरी तरफ रालोद के विधायकों पर भी सपा सुप्रीमो की नज़रें अटकी हुई हैं, लेकिन जिस तरह से रालोद ने सपा से अपनी दूरी बना ली है, इससे कहीं न कहीं सपा के राज्यसभा प्रत्याशियों की सीटें अधर में लटकी दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल सपा प्रवक्ता मीसम जैदी का दावा है कि जेल में बंद विधायकों को लाने के लिए कानूनी प्रक्रिया की जा रही है और सभी को एकजुट भी किया जा रहा है और समाजवादी पार्टी के राज्यसभा के तीनों प्रत्याशी जीत दर्ज करेंगे। आसिफ बेग, इंडिया वॉइस, लखनऊ। लखनऊ में एलडीए के पार्क में चल रहा है अवैध अतिक्रमण। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता शुभम पांडे। एक तरफ सरकार जो है पार्कों को डेवलप करने के लिए, उनको दुरुस्त करने के लिए और अच्छा बनाने के लिए, अच्छा वातावरण देने के लिए लगातार जो है करोड़ों रुपए खर्च करती है। वहीं इस वक्त हम मौजूद हैं गोमती नगर के एक पार्क में, जो लखनऊ विकास प्राधिकरण की तरफ से बनाया गया है। आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं और तस्वीरें आप देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो अतिक्रमण है वो किया गया है। जो सुंदरता होती है एक पार्क की, उसको किस तरीके से बर्बाद करने का जो काम है वो किया गया है। लगातार कहा जा सकता है कि सरकार लाख कोशिशें करती है, करोड़ों रुपए खर्च करती है, लेकिन जो लखनऊ विकास प्राधिकरण है, लखनऊ विकास प्राधिकरण के जो अधिकारी हैं, उनकी मिली भगत की वजह से आप देख सकते हैं कि अतिक्रमण जो है चारों तरफ पार्क के फैला हुआ है। और लगातार कहा जा सकता है कि अधिकारियों की जो लगातार कहा जा सकता है यहाँ पर कुछ ऐसे काम भी होते हैं जिनको देख करके आप सोच सकते हैं कि आखिरकार किसकी सह पर इस तरीके के जो काम है वो किए जाते हैं। यहाँ पर सिलेंडरों का जो ढेर है वो लगा हुआ है और देखा जा सकता है कि इस तरीके से यहाँ पर जो लखनऊ विकास प्राधिकरण की जो ये पार्क है, यहाँ पर लगातार जो है सिलेंडरों का जो रिफिलिंग का जो काम है वो देख सकते हैं। यहाँ पर एक कस्टमर भी आए हुए थे और लगातार सिलेंडर लेकर के जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और कहा जा सकता है कि इस तरीके की जो सुंदरता है, जहाँ पर लाखों रुपए खर्च किए जाते हैं सरकार की तरफ से, उसके बावजूद जब लखनऊ में ही ऐसे कारनामे होते हों, आखिरकार किस अधिकारी की सह पर इस तरीके के काम हो रहे हैं। और अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि
पार्क के अंदर गैस रिफिलिंग के जब काम हो रहे हो तो अंदाजा लगाइए कि आखिरकार किस तरीके के अधिकारियों की मिलीभगत होगी, किस तरीके के लोगों की संगता होगी। मैं सुमन पांडे, इंडिया वाइज से लखनऊ। लखनऊ में जिला प्रशासन से मौलाना कल्वे जवाद ने जताई है नाराजगी। किस बात पर जताई गई है नाराजगी, बता रहे हैं हमारे संवाददाता मोहम्मद आमान। गुरु मौलाना कल्वे जवाद ने जिला प्रशासन से नाराजगी जताते हुए आज एक प्रेस वार्ता की। करबला अब्बास बाग जहां पे एक प्रेस वार्ता करके साफ तौर से उन्होंने जिला प्रशासन से नाराजगी जताई। वहीं मौलाना जवाद का साफ तौर से कहना है कि जिस तरह से करबला अब्बास बाग की जो ज़मीनें हैं, वक्फ की जो ज़मीनें हैं, जिस पे लगातार कब्जेदारी की जा रही है, जिसको लेके लगातार मौलाना शासन प्रशासन में अपनी आवाज़ उठाते आए हैं, बुलंद करते आए हैं, लेकिन उनकी नाराज़गी साफ तौर से ये दिखाई देती है। मौलाना जवाद का कहना है कि कहीं से भी शासन प्रशासन कोई ठोस कदम नहीं उठा रहे हैं। जो वक्फ की जो ज़मीनें हैं, जिन पे कब्जे हुए हैं, उनको कब्जा करके खाली करा के जो वक्फ को वापस दिलाने की मांग लगातार मौलाना जवाद कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं साफ तौर से मौलाना जवाद का ये कहना है कि प्रशासन इसमें हीला हवाली करता नजर आ रहा है, जिसको लेके लगातार मौलाना अपनी आवाज़ भी बुलंद करते हैं। आज उन्होंने इसी बात को लेके करबला अब्बास बाग में एक प्रेस वार्ता करके, पत्रकार वार्ता करके उन्होंने इस बात को साफ तौर से वाजे कर दिया है, अगर हमारी आवाज़ को नहीं सुना जाता है, हमारी आवाज़ को अनसुनी की जाती है, तो हम लोग इसको लेके एक बड़ा प्रदर्शन करेंगे। मोहम्मद। दिल्ली में किसानों के दिल्ली कूच को लेकर मार्केट में भी सुरक्षा जवान तैनात कर दिए गए। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अजीत कुमार। किसानों के दिल्ली कूच को लेकर जहां एक और किसान पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे हैं, वहीं प्रशासनिक अमला भी पूरे एक्टिव मोड में है। और मैं इस वक्त मौजूद हूं दिल्ली के टिकरी इलाके में। ये टिकरी बॉर्डर का इलाका है और मैं इस वक्त जिस जगह पर मौजूद हूं, दिल्ली और हरियाणा के बीच की ये एक मार्केट है। एक तरफ जहां दिल्ली का बॉर्डर लग जाता है तो दूसरी तरफ ये हरियाणा का बॉर्डर लग जाता है। और ऐसे में यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर अगर हम बात करें तो बीच मार्केट में सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर आप देख सकते हैं किस तरीके से दोनों तरफ जो जवान है वो तैनात किए गए हैं, ताकि जब अगर कल को किसान दिल्ली में प्रवेश करने की कोशिश करते हैं और अगर मार्केट के रास्ते भी अगर प्रवेश करने की कोशिश करते हैं तो ये हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं। और इसीलिए आप देख सकते हैं पूरी तैयारी के साथ यहाँ पर जो ये जवान हैं, पैरामिलिट्री फोर्स हैं, यहाँ पर तैनात किए गए हैं और हर हालात से निपटने के लिए यहाँ पर पहले से ही सुरक्षा के मद्देनजर तैनात है। साफ तौर पर कहा जा सकता है एक और जहाँ किसान जो पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे हैं, वो अपनी मांगों को लेकर के सरकार के सामने लगातार अड़े हुए हैं, तो वहीं दूसरी ओर तमाम बॉर्डर को सुरक्षा एजेंसियों ने अपने कंट्रोल में ले लिया है। और ऐसे में अब ये जो मार्केट है, इस मार्केट में भी जो सुरक्षा एजेंसी है वो तैनात है, जिसका नज़ारा यहाँ पर साफ तौर पर देखा जा सकता है। ऐसे में अब देखना ये होगा कि कल को अगर किसान जो है अगर बॉर्डर की तरफ दिल्ली में प्रवेश करने की कोशिश करते हैं तो किस तरीके से ये निपटने के लिए तैयारी रहेंगे और उस समय की तस्वीर क्या होगी, खैर ये तो समय बताएगा। लेकिन ये साफ तौर पर कहा जा सकता है कि उससे पहले तमाम प्रशासनिक अमला, तमाम सुरक्षा एजेंसी पूरी मुस्तैदी से तैयार दिखाई दे रही हैं। अजीत कुमार, इंडिया वॉइस, दिल्ली। दिल्ली में बॉर्डर बंद होने से दुकानदार काफी परेशान हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अजीत कुमार। किसानों के दिल्ली कूच को लेकर के दिल्ली की सभी सीमाओं पर जो आम जनजीवन है वो अस्त व्यस्त हो गया है। तमाम लोगों को बॉर्डर सील होने की वजह से काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। मैं इस वक्त टिकरी बॉर्डर के इलाके में हूँ और मेरे पीछे की जो तस्वीरें मार्केट है, और मार्केट आप देख सकते हैं जो मार्केट कभी लोगों से गुलजार हुआ करता था, आज कहीं ना कहीं ग्राहकों के इंतजार में लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। दुकान जो है मार्केट, ये पूरी मार्केट कहीं ना कहीं ग्राहकों के इंतजार में सुनसान पड़ी हुई दिखाई दे रही है। जब यहाँ के दुकानदारों से हमने बात की तो दुकानदारों का साफ कहना है कि बॉर्डर सील होने की वजह से इनकी दुकानदारी पर भी काफ़ी असर पड़ा है। जो लोग दिन भर यहाँ पर दुकानदारी करते थे ग्राहकों के इंतजार में, लगातार ग्राहकों का यहाँ आना जाना लगा रहता था, अब बॉर्डर सील होने की वजह से लोग जो बॉर्डर पार नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं इनकी दुकानदारी पर भी काफ़ी असर पड़ रहा है। ऐसे में इन दुकानदारों का ये भी कहना है कि अगर कल को किसान यहाँ आ जाते हैं तो निश्चित तौर पर जो थोड़ी मोड़ी दुकानदारी हो रही है वो भी पूरी तरीके से ठप हो जाएगा। साफ कहा जा सकता है कि एक तरफ जहाँ किसान पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे हैं, वहीं बॉर्डर सील होने की वजह से आम जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गया, जिसका खामियाजा आम जन को ही भुगतना पड़ रहा है। अजीत कुमार, इंडिया वॉइस। हमीरपुर में 17 और 18 फरवरी को यूपी पुलिस की परीक्षा आयोजित की जा रही है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता रुपेश गुप्ता।
हमीरपुर में पुलिस परीक्षा को लेकर 10 केंद्र बनाए गए हैं और वहीं पे जो परीक्षार्थी हैं 17,760 परीक्षार्थी आज शामिल हुए हैं। और मैं आपको बता दूं 2 पाली पे यहाँ पे परीक्षा होनी है, जिसपे 4,440 बच्चे एक पाली पे परीक्षा देंगे और दूसरी पाली पे भी परीक्षा देंगे। और मैं आपको बता दूं यहाँ पर जो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, भारी पुलिस बल भी तैनात है, फायर ब्रिगेड की सर्विस भी है, स्वास्थ्य विभाग की टीमें भी लगाई गई हैं। जो केंद्र बनाए गए हैं हर जगह वहाँ पर टीमें लगाई गई हैं और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। और मैं आपको बता दूं सीसीटीवी कैमरे की निगरानी पे पूरी परीक्षा की जा रही है और जो हमीरपुर के जिलाधिकारी हैं और हमीरपुर की जो पुलिस अधीक्षक है वो भी मौके पर जाकर जायजा ले रही हैं, कहीं भी कोई चूक ना हो, इसको लेकर कड़ी सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। और पूरी जो परीक्षा चल रही है हमीरपुर के जो 10 केंद्र हैं, जैसे इस्लामिया स्कूल है और राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय है और GGIC स्कूल है, इस तरह के 10 केंद्र जो वहाँ पर यहाँ पर परीक्षार्थी अभी परीक्षा दे रहे हैं। इंडिया वॉइस से रुपेश गुप्ता, हमीरपुर। जालौन में पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर प्रशासन अलर्ट है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता विष्णु पांडे। जालौन में आज पुलिस भर्ती परीक्षा प्रारंभ हुई है, जहां 2 दिवसीय पुलिस भर्ती परीक्षा में पुलिस प्रशासन के द्वारा सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम कराए गए हैं। वहीं पुलिस प्रशासन के द्वारा प्रत्येक परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। वहीं प्राप्त जानकारी के मुताबिक जनपद जालौन में 14 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं तथा सभी परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर पहले ही धारा 144 लागू है। वहीं सभी परीक्षा केंद्रों पर परीक्षार्थियों को भयमुक्त व नकल विहीन तथा किसी भी प्रकार की गड़बड़ी नहीं की जा सकती है। वहीं जिसको देखते हुए जिला प्रशासन व पुलिस प्रशासन के द्वारा सभी परीक्षा केंद्रों पर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। वहीं प्राप्त जानकारी के मुताबिक जनपद जालौन में 27,264 परीक्षार्थी पुलिस भर्ती परीक्षा में शामिल होकर परीक्षाएं देंगे। वहीं परीक्षा 2 दिवसीय रहेगी, जिसमें 4 शिफ्टों में पुलिस भर्ती परीक्षा संपन्न कराई जानी है, जिसका आज पहला दिन था, जहां पर सभी परीक्षा केंद्रों पर पुलिस प्रशासन की पैनी नज़र रखी गई है। वहीं अपने सहयोगी साथी के साथ विष्णु पांडे, इंडिया वॉइस, जालौन। मैनपुरी में पुलिस को मिली एक बड़ी कामयाबी। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता मुकेश कुमार। मैनपुरी में उत्तर प्रदेश यूपी पुलिस भर्ती की परीक्षा का आयोजन किया गया। परीक्षा का आयोजन 42 परीक्षा केंद्रों पर सुबह सुरक्षा पुख्ता इंतजामों के साथ शुरू कराया गया। पहली पाली शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई है, तो वहीं पुलिस भर्ती के दौरान ही एक मुन्ना भाई को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मुन्ना भाई को शहर के करल चौराहे स्थित लूनिंग वर्ष परीक्षा केंद्र से जब उसकी पूछताछ की गई, तो वहीं अपर पुलिस अधीक्षक राहुल मिठास ने मौके पर पहुंच के जब बायोमेट्रिक सिस्टम से उसकी जांच कराई गई, जिसके बाद उसका नाम अमित कुमार उर्फ सुरेंद्र कुमार के नाम से बिहार पटना का एड्रेस के निकल कर आया। जिसके बाद उसने बताया कि वह कुरौली थाना क्षेत्र के मोहल्ला कानून गोयान के अंशुल कुमार के नाम पर परीक्षा देने के लिए मैनपुरी पहुंचा था। जिसके बाद अपर पुलिस अधीक्षक ने उससे और गहनता से पूछताछ की जा रही है। फिलहाल सभी परीक्षा केंद्रों पर शांतिपूर्ण ढंग से सुरक्षा व्यवस्थाओं के बीच परीक्षा का आयोजन किया गया। सभी अभ्यर्थी दूसरी पाली में भी अपनी अपनी केंद्रों पर पहुंचे। लंबी लंबी लाइनें लगी हुई नजर आई हैं। सभी परीक्षा केंद्रों की जानकारी पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार सिंह ने बताया कि सभी केंद्रों पर निगरानी रखी गई है। सीसीटीवी कैमरे की निगरानी से परीक्षा को संपन्न कराया जा रहा है और किसी भी तरीके से नकल विहीन परीक्षा को संपन्न कराना ही प्राथमिकता में प्रशासन की रखी गई है। मैनपुरी से इंडिया वॉइस के लिए मुकेश कुमार। अलीगढ़ में 2 चचेरे भाइयों को एक ही लड़की से मिलने जाना भारी पड़ गया। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता मोहम्मद शाहनवाज। लड़की से मिलने गए 2 भाइयों को लड़की के परिजनों ने पकड़ा और इसी दौरान एक भाई को पीट कर हत्या करने का आरोप लगाया गया है। दरअसल पूरा मामला अलीगढ़ के थाना गंगीरी क्षेत्र से सामने आया है, जहां लड़की से मिलने गए 2 चचेरे भाइयों को लड़की के परिजनों ने रंगे हाथ पकड़ लिया, जिसके उपरांत एक युवक को पीट कर हत्या कर देने का मामला सामने आया है। इधर सूचना मिलते ही इलाका पुलिस और आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और आनन फानन में शव को कब्जे में लेने के बाद शव को पोस्टमार्टम हेतु मोर्चरी भेज दिया है। तो वहीं पूरे मामले में क्षेत्र अधिकारी बरला रविशंकर के द्वारा बताया गया है कि थाना बरला इलाके के एक गांव का रहने वाला युवक थाना गंगीरी इलाके के रामनगर कुतुबपुर रोड पर अपने तैरे भाई के साथ एक लड़की से मिलने गया था, जिसके उपरांत लड़की के परिवार के लोगों ने उनको दबोच लिया। इसी दौरान मनवीर उर्फ सोनू वहां से बाइक पर सवार होकर भाग निकला।
प्रथम दृष्टिया पुलिस के द्वारा बताया गया है कि मनवीर की बाइक किसी तरह से एक पेड़ से टकरा गई, जिसके चलते हादसे में उसकी मौत हो गई। तो वहीं परिजनों के द्वारा हत्या का आरोप लगाया गया है। फिलहाल अभी परिजनों की ओर से पुलिस को कोई तहरीर नहीं दी गई है। पुलिस पूरे मामले में तहरीर के आधार पर कार्रवाई की बात कर रही है। इधर पुलिस ने शव को कब्जे में लेने के बाद शव को पोस्टमार्टम हेतु अलीगढ़ मोर्चरी भेज दिया है। तो वहीं पूरे मामले में परिजनों का आरोप है कि मनवीर उर्फ सोनू की परिजनों के द्वारा गला रेत कर हत्या कर दी गई है। इधर उनका आक्रोश इस बात को लेकर है कि पुलिस ने एक्सीडेंट यानी हादसे में मृतक को बताया है। इधर पुलिस पूरे मामले में तहरीर के आधार पर का बात करती हुई नजर आ रही है। वहीं क्षेत्र अधिकारी का साफ तौर पर कहना है कि तहरीर के आधार पर पुलिस कार्रवाई करेगी। परिजनों के आरोप लग रहे हैं। फिलहाल प्रथम दृष्टिया युवक की मौत बाइक से पेड़ टकराने के कारण हुई थी। फिलहाल पुलिस पूरे मामले में अग्रिम कार्रवाई करने में जुटी हुई है। अलीगढ़ से मोहम्मद शाहनवाज, इंडिया वॉइस। इलाहाबाद मेडिकल एसोसिएशन के डॉक्टरों की टीम सुल्तानपुर पहुंची। क्यों गई है टीम सुल्तानपुर, बता रहे हैं हमारे संवाददाता शैलेश श्रीवास्तव। इलाहाबाद मेडिकल एसोसिएशन के तत्वाधान में डॉक्टरों की टीम तीर्थराज प्रयाग से अयोध्या के लिए साइकिल के माध्यम से दर्शन करने जा रही है। बीच में सुल्तानपुर भी पड़ता है, जहां पर रेस्ट के दौरान कुछ डॉक्टरों से हमारी मुलाकात हुई। उन्होंने बताया हर साल की भांति इस बार भी वो एक भक्ति प्लेस पे दर्शन करने के लिए वो जाते हैं। और चूंकि साइकिल को उन्होंने इसलिए चुना है कि वो फिटनेस को भी कहीं ना कहीं दर्शाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, करीब 25 डॉक्टरों का डेलीगेशन प्रयागराज से अयोध्या के लिए जा रहा है रामलला के दर्शन करने के लिए। वो अपने ग्रुप के साथ हंसते हुए और साइकिल चलाते हुए मैसेज देना चाहते हैं कि साइकिल एक माध्यम है हेल्थ को बढ़ाने के लिए और अपने को फिट रखने के लिए। सुल्तानपुर से शैलेश श्रीवास्तव। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहे इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।